हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली विधायी समितियों के ऊपर जो आपका सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनका मंडे को पेपर है, यानी कि विधायी आचरण और प्रक्रिया, जो सेक का आपका सब्जेक्ट है, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, जो आपके पेपर में आने वाला है। तो उसको पढ़ते हैं। आखिर विधायी समितियाँ होती क्या हैं, उनके कार्य क्या होते हैं और उन्हें किस लिए बनाया जाता है। तो परिचय पढ़ लेते हैं। संसद के कार्य जटिल प्रगति के मामलों से संबंधित होते हैं और इस कारण से संसद को जटिल मुद्दों पर काम करने के लिए तकनीकी सलाह और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए विधायी समितियाँ बनाई जाती हैं। मतलब विधायी समितियों किस लिए बनाया जाता है? मुख्य रूप से संसद की हेल्प करने के लिए, उसके कामकाज में हेल्प कराने के लिए और एक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए। ये संसदीय समितियां एक ऐसा डोमेन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जहां विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी एक अध्ययन प्रदान करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। तो ये संसदीय समितियां क्या करती है? एक ऐसा डोमेन प्रदान करती है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका ऐसा डोमेन प्रदान करती है जिसमें कुछ विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी एक अध्ययन प्रदान करते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये समितियां संसदीय कार्यों की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं, जिसे बाद में समिति की रिपोर्ट के रूप में अंतिम रूप दिया जाता है। इसका मुख्य रूप से पूरे ये सब पढ़ने के बाद क्या समझ आया हमें कि समितियों का काम क्या है? संसद की हेल्प करने की तरीके से उसके कामकाज को बांटना और उसको करना। भारत में संसदीय समिति संसद, कार्यपालिका और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में संसदीय समितियों का क्या कार्य है? विधायी समितियों का कार्य ये है कि ये जनता और संसद वो कार्यपालिका को आपस में जोड़ना। ये समितियां भारत में सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार और कार्यान्वित की जाने वाली सार्वजनिक नीति को मापने और मूर्त रूप देने वाली कोशिश करती है। ये समितियां क्या करती हैं? ये आर्थिक मुद्दों को उठाती है और जितने भी कार्य करने वाले मुद्दे होते हैं उन पर कार्य करती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। समिति की आवश्यकता दो कारकों से उत्पन्न होती है। पहला, विधायिका और कार्यपालिका पर एक पहरी आवश्यकता के कारण, और दूसरा संसद में कुछ कार्यों को पूरा करने, ताकि संसद समय समय पर भीतर बड़े पैमाने पर काम का निपटान कर सके। समितियों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? एक तो विधायिका और दूसरा कार्यपालिका पहरी की आवश्यकता के कारण, और दूसरा क्या है? संसद के कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए। जो संसद कार्य पूरा नहीं कर पाती वो क्या कर देती है? समितियों को सौंप देती है और उस कार्य को समितियों द्वारा पूरा किया जाता है। संसदीय समितियों का अस्तित्व और भी महत्वपूर्ण होता गया है क्योंकि ये संसद को विशेष मामलों पर विशेषज्ञता की सहायता प्रदान करती है। संसदीय समितियों का अस्तित्व और भी महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? क्योंकि ये संसद को क्या करती है? विशेषज्ञता की प्रदान करती है और उसके मामलों को सुलझाती है। ये समितियां संसद को उसके कर्तव्यों के निर्वहन और कार्यों के वितरण में अधिक कुशलता से, प्रभावी ढंग से और उत्साह से सहायता करती है। तो इसे संसद का ही सारा कार्य करती है। कहने का मतलब यह है, ये समितियां संसद के कर्तव्यों को आगे बढ़ाती है और उन्हें पूरा करती है और उसे कुशल रूप से करती है। मतलब संसदीय समितियां प्रशासन पर प्रभाव और नियंत्रण में भी सहायता करती है। संसदीय समितियां हैं वो प्रशासन पर प्रभाव और नियंत्रण में भी सहायता करती हैं। संसदीय समितियों की उत्पत्ति। देखो, संसदीय समितियां, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारतीय संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की जड़ें ब्रिटिश संसद में खोजी जा सकती हैं। इसकी खोज कहाँ से देखी जा सकती है? ब्रिटिश सरकार जब बनी हुई थी तब से। विधायी समितियों का पूर्ववृत्त 1919 में मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधारों में निहित है, जिसने समितियों की स्थापना की सिफारिश की ताकि निर्वाचित विधायक सरकार की प्रक्रिया में अधिक परिचित हो सके और वे प्रशासन के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से परिचित हो सके। तो इसकी ये मांग किसने की थी? मॉर्गन टू चेम्सफोर्ड ने इसकी स्थापना की मांग की, जिससे कि विधायकों की हेल्प हो सके। स्थायी समितियों का जन्म सबसे पहले
सबसे पहले प्रांत स्तर पर हुआ था, मतलब राज्य स्तर पर हुआ था, और 1922 तक केंद्र तक पहुंच गई थी। और 1922 तक कहाँ पहुंच गई थी? केंद्र तक। उस समय 4 संसदीय समितियां थीं: गृह, राजस्व और कृषि पहली, दूसरी वाणिज्य और उद्योग, और तीसरी शिक्षा, और फोर्थ स्वास्थ्य। पहले जब स्टार्टिंग में इसकी मांग और डिमांड बढ़ी थी तब 4 ही समितियां थी। उसके बाद समितियों की मांग अधिक बढ़ी और उनमें बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया। ये समितियां औपचारिक, निर्वाचित और शक्तिशाली निकाय थी। प्रत्येक में 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए 5 सदस्य शामिल थे, 2 राज्य परिषद और 3 विधानसभा से। ये सदस्य नीति के प्रमुख प्रश्नों सहित सभी विधेयकों पर विचार किया करते थे और वार्षिक रिपोर्ट जारी करते थे। तो ये समिति क्या करती थी? इसमें 5 सदस्य होते थे, 2 तो राज्यसभा से होते थे और 3 विधानसभा से होते थे। ये क्या करती थी? नीति प्रमुख के प्रश्नों सहित सभी विधेयकों पर विचार करती थी और अपने अंतिम वार्षिक रिपोर्ट जारी करती थी। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के बाद शुरू में समितियों की प्रकृति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया। आज़ादी बाद इसमें कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया, जो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी वही चलती रही। संविधान को अपनाने के बाद जिसने 1950 में भारत को एक गणतंत्र बना दिया, मंत्रालय के कर्मियों के बजाय संसदीय सचिवालय के कर्मियों ने विधायी सहायक कर्मचारियों के रूप में कार्य किया। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब क्या हुआ? मंत्रालय कर्मियों के बजाय किसने काम करना शुरू किया? संसदीय सचिवालय के कर्मियों ने इस पर काम करना शुरू किया। स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया। स्वतंत्र भारत के बाद लोक लेखा समिति का गठन हुआ, वो भी 1950 में। समितियां अपनी शक्ति अनुच्छेद 105 और 118 से प्राप्त करती हैं। जितनी समितियां वो कहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं? अनुच्छेद 105 और 18 से। संसदीय समितियों के प्रकार। संसदीय समितियों के प्रकार मोटे तौर पर समितियों को 3 वर्गों में बांटा गया है: तदर्थ, स्थायी और अन्य समितियां। मुख्य रूप से तो देखा जाए तो 2 होती हैं, तदर्थ और स्थायी। और अन्य समितियों में अन्य बहुत सारी समितियां आ जाती हैं, जितनी भी प्रकार की समितियां कार्य करती हैं। तो पहले समझते हैं तदर्थ समितियां क्या होती हैं। तदर्थ समितियां का गठन विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य पूरा करने के बाद उसे भंग कर दिया जाता है। मतलब इन समितियों को बनाया जाता है, जब इनका कार्य पूरा हो जाता है तब इसको भंग कर दिया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। संसद को किसी चयनित संसदीय समिति या दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को विधेयक सौंपने का विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद को क्या है? किसी चयनित मतलब चुनी हुई संसदीय समिति या फिर दोनों सदनों की समितियों को विधेयक सौंपने का अधिकार है। जो विधेयक बनते हैं किसी प्रकार के, धन विधेयक या फिर अन्य विधेयक होते हैं, कानून विधेयक, उनको सौंपने का अधिकार, क्यों? उन पे कार्य ये समितियां ही करती हैं। संयुक्त संसदीय समिति विशेषज्ञों, संघों, इच्छुक पार्टियों या सार्वजनिक निकायों के मौखिक और लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकती है। संयुक्त संसदीय समिति होती है वो विशेषज्ञों और संघों और इच्छुक पार्टियों या सार्वजनिक निकायों से क्या कर सकती है? मौखिक और लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकती है। इतनी शक्ति होती है मतलब संसदीय समितियों की। स्थायी समितियाँ, स्थायी यानी तदर्थ समितियों से काफ़ी अलग होती हैं। जैसे कि तदर्थ समितियों को भंग कर दिया जाता है उसका कार्य पूर्ण होने के बाद, लेकिन ये स्थायी होती हैं, इसको भंग नहीं किया जाता। यानी कि तदर्थ समितियों से काफ़ी अलग स्थायी समितियां प्रकृति में नियमित होती हैं, मतलब नियमित होती है, भंग नहीं होती, और कार्य की समाप्ति के बाद भंग नहीं होती, मतलब ये बनी रहती हैं, इसलिए इसको स्थायी समिति बोला जाता है। वे समय समय पर संसद के अधिनियम या प्रक्रिया और कार्य संचालन और नियमों के तहत गठित रहती है। मतलब एक तरीके से हम छोटी संसद भी कह सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की अपनी अपनी स्थायी समितियां होती हैं। राज्यसभा और लोकसभा की क्या होती हैं? अपनी अपनी स्थायी समितियां होती हैं। 1993 तक 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन किया गया था। 1993 तक क्या कितनी? केवल 17 विभाग समितियों का गठन किया गया, परंतु 2004 में ये बढ़कर 24 हो गई। 2004 में बढ़कर कितने हो गई? 24 हो गई, 17 से 24 हो गई, यानी कि 7 समितियाँ और बढ़ गईं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभाग स्थायी समितियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग स्थायी समिति के अधिकार क्षेत्र के अंडर में आते हैं। कुल 24 समितियों में से 8 का नियंत्रण राज्यसभा और सभापति द्वारा किया जाता है, जिसमें वाणिज्य, उद्योग, गृह मामले हैं। कुल 24 समितियों में से 8 का नियंत्रण राज्यसभा के पास है, और जिसमें से वाणिज्य, उद्योग, गृह
और मानव संसाधन विकास, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन, परिवार कल्याण और कार्मिक कानून और न्याय, लोक शिकायत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल है। मतलब जो राज्यसभा 8 समितियां हैं उसमें ये सब कार्य किए जाते हैं जितने भी आपने पढ़े हैं। उद्योग, वाणिज्य, गृह मामले, मानव संसाधन विकास, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन आदि, मतलब जितने भी हैं ये 8 समितियों के अंडर में आ जाते हैं। और दूसरी ओर बाकी समितियां जैसी कृषि, वन, ऊर्जा, कोयला, इस्पात, रक्षा, विदेश मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधित समितियां लोकसभा द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। मतलब 24 में से 8 राज्यसभा के पास और बाकी जो बचती है वो लोकसभा के पास होती हैं। और जो क्या कार्य करती हैं वो है जैसे कृषि, वन, ऊर्जा, कोयला और इस्पात, इन सब की मतलब कार्य करती है वो। स्थायी समिति में 45 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। स्थायी समितियों में कितने 45 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। लोकसभा अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए निचले सदन में 30 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो निचले सदन के लिए 30 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये दूसरी ओर राज्यसभा 1 वर्ष की अवधि के लिए उच्च सदन में से 15 अन्य सदस्य को चुनती है। लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनती है 30 सदस्य को, और राज्यसभा 15 सदस्य को चुनती है। संसद के ऊपरी और निचले सदन द्वारा चुनी हुई स्थायी समितियों का उद्देश्य विधेयक की जांच करना होती है। लोकसभा के ऊपरी और निचले सदन द्वारा चुनी हुई स्थायी समितियों का उद्देश्य क्या होती है? विधेयकों की जांच करना। जितने विधेयक पास होते हैं उनकी जांच करना होता है। अन्य समितियां, अब अन्य समितियों में बहुत सारी समितियां आ जाती हैं। अन्य समितियां कार्यपालिका पर निगरानी रखने का कार्य करती हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं। मतलब जो अन्य समितियां हैं उनका कार्य क्या होता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी निगरानी रखने का कार्य है। इसमें आ जाती है अनुमान पर समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, लोक लेखा समिति, व्यापार सलाहकार समिति, गैर सरकारी सदस्यों को विधेयक और संकल्पों संबंधित समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासन पर समिति, याचिकाओं पर समिति, अधीनस्थ विधानसभा पर समिति, महिला अधिकारिता संबंधी समिति और लोक लेखा समिति आदि समिति, ये सब समितियां बनाई जाती हैं कार्यपालिका पर निगरानी रखने के लिए। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है तो आप अपने सोल की बुक उठाइए, उसमें दे रखा है विस्तार से, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है? संसदीय समितियों की भूमिका। संसदीय समितियां की सरकारी वित्त नीतियों, कार्यक्रमों और कानून की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग से संबंधित स्थायी समितियां ऐसी समितियां होती हैं। विभाग से संबंधित समितियां, स्थायी समितियां ऐसी समितियां होती हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जो विशिष्ट मंत्रालयों वे कानून और नीतियों के रूप से संबंधित होते हैं। मतलब जो विभाग से संबंधित स्थायी समितियां होती हैं वो क्या करती हैं? जैसे संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं, वे मंत्रालयों और वे कानून जैसी नीतियों से संबंधित कार्य करती हैं। स्थायी समितियां वाद विवाद से संसद की भूमिका का एक अभिन्न अंग होती हैं। वे कानून और नीतियों पर गहराई से विश्लेषण कर चर्चा करती हैं। मतलब स्थायी समितियों क्या करते हैं? वाद विवाद में संसद की भूमिका का एक महत्वपूर्ण अंग या अभिअंग निभाती है। यानी कि इसे छोटी संसद भी बोला जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थायी समितियां सांसदों को सरकारी खर्च पर नज़र रखने, नीतियों और बिलों की जांच करने और विशेषज्ञ सलाह देने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त स्थायी समिति क्या करती है? जो सांसद के खर्चे होते हैं, सरकारी खर्चे होते हैं, उन पर नज़र रखने और नीतियों और बिलों की जांच करने में अपना योगदान निभाती है। संसदीय समितियां सार्वजनिक खर्च और विभिन्न कानून की जांच के माध्यम से सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संसदीय समितियां क्या करती है? सार्वजनिक खर्च और विभिन्न कानून की जांच के माध्यम से सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के खातों और रिपोर्ट की जांच करती है। ये भारत के नियंत्रक जो महालेखा होते हैं उनके खातों की क्या करती है? रिपोर्ट देती है और उनकी जांच करती है, जिससे किसी भी गलत खर्च की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। मतलब कोई फालतू खर्चा नहीं हो सकता इन समितियों के रहते। और निष्कर्ष क्या निकलता है? भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये समितियां विशाल विधायिका के बोझ को कम करने और सुचारित करने में सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है।
साथ ही ये किसी भी कानून का विश्लेषण, उसके विभिन्न पहलुओं और खोज में सहायता करती है, जो नागरिकों के सर्वोत्तम लाभ के लिए निर्णय लेने के में सहायक होते हैं। मतलब ये मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है, जो ये समितियाँ होती हैं, ये भारतीय संसद में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये समितियाँ विशाल विधायिका के बोझ को कम कर देती हैं और उसको सुचारित और सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है। तो ये थी हमारी विधायी शक्तियाँ या विधायी समितियाँ या संसदीय समितियाँ, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मंडे को आपका एग्जाम है, पेपर में अच्छे से आपको लिख के आना है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।